Very good morning to all of you and welcome to our political science 12th class. So we are starting a new chapter, chapter number 4. चैप्टर नंबर 3 तो सिलेबस से हटा दिया गया है, वो मैंने आपको कल बता दिया था. ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर मींस ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक. ठीक है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इस ऑल्टरनेट का मतलब क्या है आपको समझ में आता जाएगा, जिसका हिंदी वर्ड है वैकल्पिक. यानी कि और पावर, अगर आप अपन पॉलिटिक्स देखते हैं, राजनीति देखते हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं, रोज अखबार में सुनते हैं या इधर उधर न्यूज में देखते हैं, तो एक वर्ड यूज में आता है सत्ता में रहने के लिए सरकार ये कर रही है, सत्ता में रहने के लिए सरकार ये कर रही है. तो वो सत्ता को यहाँ पे क्या बताया गया है, पावर. यानी कि पावर में रहने के लिए जो वर्ड है, हिंदी वर्ड जो यूज किया गया है, वो वर्ड यूज किया है सत्ता. यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र. सेंटर मीन्स केंद्र. सेंटर का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है केंद्र. तो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और हिंदी वर्जन इज सत्ता के वैकल्पिक केंद्र. क्लियर? टॉपिक क्लियर हुआ चैप्टर का? ठीक है. नाउ एज ऑब्वियस वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट और ओवरव्यू, जो अपन बोल सकते हैं ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन, हिंदी में परिचय. So after the end of the bipolar structure of world politics in the early 90s, it became clear the alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. Thus, in Europe, the European Union, EU, and in Asia, the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, have emerged as forces to reckon with. While evolving regional solutions to their historical enmities and weakness, both the European Union, that is EU, and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. The economic rise of China has made a dramatic impact on world politics. In this chapter, we take a look at some of these emerging alternative centers of power and access their possible role in the future. क्लियर? नाउ बिफोर इसको समझाने से पहले मैं आपको दो चीज बताता हूँ जो अभी अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है और अपन पढ़ता है. अभी तक अपन ने रशिया का डिसइंटीग्रेशन देखा था. ठीक है, वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका जो था रशिया का 90s के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो गया. दूसरी तरफ अभी अपना इंडिया का चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सबको मालूम है ये बात. अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे, दोनों न्यूज़पेपर देखेंगे, दैनिक भास्कर का जो सेकंड लास्ट पेज है, आप उसके ऊपर देखेंगे तो रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने क्या किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है रशिया का उसमें अमेंडमेंट करके खुद को 2036 तक का प्रेसिडेंट बना दिया. अब देखिए पोजीशन वापस, हिस्ट्री वापस रिपीट हो रही है. और ये ज्यादातर कब होता है, अखबार में साफ लिखा है कि जब कोई नेता, हाँ टुडेज न्यूज़पेपर, जब कोई नेता अपना भ्रष्टाचार छुपाना मांगता है, करप्शन, हाँ इन दैनिक भास्कर, कोई करप्शन छुपाना चाहता है तो ऐसा होता है. सिमिलरली चाइना के अंदर क्या हुआ, जो जिनपिंग जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उसने भी अपने अमेंडमेंट को में पिछले कुछ समय में अमेंडमेंट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और अपने आप को आजीवन प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया. ठीक है, तो अब ये देखो, ये दोनों ही कंट्री क्या थी, इनका पास्ट क्या था, दोनों ही कंट्रीज का कम्युनिस्ट था, साम्यवादी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, रशिया चाइना. तो अब यहाँ पे
एक तरह से क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, वापस से ये उसी फॉर्म में जा रहे हैं जिस फॉर्म से ये उठे थे, जो अपन ने देखा। तो अब अपन देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर क्या हैं और क्या चीज नहीं है। 1990 के डेकेड के अंदर, यानी कि 1990 के शुरू के डेकेड में जो दुनिया की राजनीति में जो बायपोलरिटी थी का जो सिस्टम था, उसके टूटने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल एंड आर्थिक मीन्स इकोनॉमिकल, है ना। तो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, यानी कि लिमिट द पावर्स ऑफ अमेरिका। देखें, ये एक वैकल्पिक चीज है कि देश जो है, कुछ ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका को उसकी इकोनॉमिक और उसकी पावर को लिमिट करेंगे। और इसीलिए क्या किया गया, यूरोप में यूरोपीय संघ, दैट इज यूरोपियन यूनियन, और एशिया में अपना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और इनका उदय बड़ा बड़ी दमदार शक्ति के रूप में हुआ, यानी कि दोनों ही अब यूरोपियन यूनियन में सारी यूरोप की कंट्रीज, साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर अपने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज। तो ये इनका जब जब ये बनी तो ये बड़ी दमदार शक्ति के रूप के अंदर उभर का है। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन और एशियन दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों को रीजनल लेवल पर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने लगे। यानी कि जो दुश्मनी जो पुरानी चली आ रही है देशों के बीच में, या कोई देश कमजोर है तो, या किसी की कमजोरी किसी के हाथ में है, तो उन सारी जो चीजें हैं उन सबको दूर करने के लिए ये लोग क्या है, सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढना शुरू किया। और इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ भी लिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। अब जैसे साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है ये सब आपस में आगे एक साथ में आई मिलकर के, और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं ये आपस में मिलकर के दूर करती हैं। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो आपस में बैठ करके जो है बात करती हैं, और जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है कंट्रीज की उनको सॉल्व करती हैं। और इसके साथ ही इन्होंने अपने अपने जो रीजन्स हैं उनमें अधिक शांतिपूर्ण और रीजनल सिस्टम को डेवलप किया, और इन एरियाज की जो इकोनॉमी है उसको उसका एक ग्रुप बनाने के अंदर इन्होंने एक डायरेक्शन दिया। यानी कि देश कमजोर कब होता है, जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटे लेवल पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपन अपने समाज के अंदर रहते हैं, अपन एक मोहल्ले में रहते हैं, एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं। वहां पे एक फैमिली तो क्या है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, यानी कि खूब पैसा है उसके पास, खूब धन दौलत है। और दूसरी फैमिली ऐसी है जिसके पास बेचारी धन दौलत नहीं है, रोज कमाते हैं, रोज घर पे बहुत मेहनत करते हैं ये सब, तो बट क्या है उनकी इकोनॉमिक आर्थिक उनके पास इतनी धन दौलत नहीं है। तो नेचुरल बात है, जिस फैमिली के पास धन दौलत नहीं है वो क्या मानी जाएगी, वीक मानी जाएगी। और जिस फैमिली के पास जो धन दौलत है वो पावरफुल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिच है उसके पास क्या है, खाने के लिए अच्छा है, पहनने के लिए अच्छा है, बाहर अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे ऐशो आराम की चीजें। बट जो फैमिली पुअर है उसके पास ये सारी चीजें। तो इसीलिए क्या है कि जो रीजनल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बेटर बनाने की कोशिश करने लगे ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप में यूरोपियन यूनियन, और अपने एशिया के अंदर साउथ ईस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चीन के आर्थिक उभार, अगर आप अभी चीन देख सकते हैं, आप एक ये चैप्टर आपने पेज खोल ही रखा है,
ये आप दोनों फोटो देख रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ये दोनों फोटो आप देख रहे हैं। आपने जो इंट्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं उसी पेज पे फोटो दे रखी है। तो आप इसमें दोनों फोटो के अंदर देख सकते हैं, ऊपर वाली फोटो पे लिखा है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। ये चाइनीज के लिए, चाइना के लिए लिखा है, जो उन्होंने साम्यवादी, जो जो अपन पढ़ रहे हैं साम्यवादी कम्युनिस्ट यानी कि सोशलिस्ट कम्युनिटी सिस्टम जो उन्होंने चला रखा था ऊपर। ये ऊपर वाली तस्वीर है। अब जब वो अपन नीचे वाली देखते हैं तो चाइना की ये एक छोटे से शहर की एक फोटो है, जिसको आप देख सकते हैं कि चाइना कितनी तरह जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ चाइना। और इसने क्या कर रहा है, जब चाइना का इतना तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज हो गया एकदम से। मीन्स चीन के आर्थिक उभार ने दुनिया की राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। मतलब बहुत जल्दी चीन जो है डेवलप्ड हो गया और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और एक तरह से पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर क्या पड़ा, इसका एक बहुत ड्रामेटिकल इफेक्ट पड़ा। और इस चैप्टर में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे, और इस चैप्टर के अंदर ही अपन जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है उनके ऊपर अपन एक नज़र डालेंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। और ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में इन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स जो भी है इनकी क्या इनका क्या रोल होगा या इनकी क्या भूमिका होगी आने वाले टाइम में। क्लियर? समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? ये सब चीजें अपन आगे देखेंगे। समझ में आ गया बेटा? नाउ अब अपन सबसे पहले चलते हैं एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के, अपन देखते हैं। अपने को दो बताया, एक तो एशिया का बताया और एक यूरोप का बताया। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूनियन को अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर संघ। मीन्स यूरोपीय संघ हिंदी में और यूरोपियन यूनियन इंग्लिश में। सो लेट्स स्टडी अबाउट यूरोपियन यूनियन। As the Second World War came to an end, many of European leaders grappled. अब आप एक चीज ध्यान रखिए, ग्रैपल्ड का मतलब मैं आपको हिस्ट्री में बता चुका हूं, और मैं बताऊं मैंने कहां बताया, याद है आपको? हिस्ट्री के अंदर भी यही वर्ड आया था और मैंने आपको मीनिंग बताया था। As the Second World War came to an end, many European leaders grappled. ग्रैपल्ड का मतलब होता है, वापस से देख लेना, ग्रैपल्ड का मतलब होता है एंगेज्ड इन क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स। यानी कि मैंने आपको बताया था स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं था कि हथियार लेकर के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे या झगड़ रहे थे। वाद विवाद कर, मतभेदों को मतभेद जो पैदा हो रहे थे उनको वाद विवाद के द्वारा दूर करने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। और उनके पास नहीं नहीं, हाँ, कोल्ड वॉर जैसे ही आप, पर किस बात पे कर रहे थे वो लोग? क्वेश्चन ऑफ यूरोप। अब उनके दिमाग के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन लीडर्स थे उनके मन में एक क्वेश्चन आना शुरू हुआ यूरोप के लिए कि यूरोप का क्या होगा। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो आपको मालूम है कि क्या हुआ था, कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। और वॉर से तो नुकसान ही होता है, कोई फायदा तो होता नहीं है किसी को भी, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो। वॉर से तो नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको 5 मिसाइल मारोगे तो एक मिसाइल तो वो भी मारेगा, ऐसी बात नहीं है। तो अगर उसके 2 शहर जाएंगे तो आपका भी 1 शहर जाएगा, तो नुकसान तो दोनों पार्टियों को होगा। आप उसके 10,000 लोग मार दोगे तो 2,000 वो भी मार देगा आपको।
तो नुकसान दोनों साइड का ही होता है। तो 19 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन लीडर्स थे उनके मन में अब क्वेश्चन आने लगा अबाउट यूरोप, दैट इज क्वेश्चन ऑफ यूरोप। शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations. The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relations. In 1945, the European states confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been formed. अब अपन इसका मतलब समझ लेते हैं पूरे पैराग्राफ का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई तो यूरोप के अनेक नेता यूरोप क्वेश्चन ऑफ यूरोप को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉजिटिव योगदान करने वाले प्रिंसिपल्स और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में अनेक मान्यताओं और सिस्टम्स को खत्म कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, जो मान्यताएं थी और जो सिस्टम्स थे उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके आधार पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की यानी कि अपनी इकोनॉमी की बर्बादी तो झेली ही है। उन मान्यताओं यानी कि उन अजम्पशंस और उन सिस्टम्स को ध्वस्त खत्म होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। एक जमाने के अंदर यूरोप के जिन अजम्पशंस और जिन मान्यताओं पे खड़ा हुआ, जिन अजम्पशंस और जिन सिस्टम्स के ऊपर खड़ा हुआ था, उसको भी खत्म होते हुए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर देख लिया। अपन देखते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी इनकी वर्ल्ड के अंदर। इंडिया भी एक टेरिटरी था। 1947 के अंदर इंडिया को भी क्या होगी, इंडिपेंडेंस मिल गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कमजोरी कहां से आ गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। अर्थव्यवस्था क्या होगी, कमजोर होगी। सिस्टम तो वो होते हैं जो अपन बनाते हैं। जो यूरोप के देशों ने अपने देशों के अंदर सिस्टम बना रखे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे कि हमारे को किस सिस्टम से चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और अजम्पशंस, मान्यताएं, कौन सी मान्यताओं पे हमारे को चलना है। अब बेटा सिस्टम्स तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है सिस्टम्स की, तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के बैठ जाओगे तो वो सारे सिस्टम्स ही तो होते हैं। अब इतने सारे सिस्टम्स तो अपन कैसे बता सकते हैं, बुक के अंदर ही नहीं बताए। सिस्टम तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सिस्टम क्या है। आप रोज उठते हो सुबह, जो जो अपन डेली करते हैं वो किया, स्कूल जाते हो, ये सिस्टम बना हुआ है अपना एक तरह से। स्कूल से घर आते हो, फिर आप ट्यूशन पे चले जाते हो, ये करते हो वो करते हो, ये एक सिस्टम बना हुआ है। उसी तरह से उन लोगों के जो सिस्टम्स थे उन सिस्टम को भी उन्होंने खत्म करते हुए देखा है, जिन सिस्टम्स के ऊपर और जिन अजम्पशंस के ऊपर किसी जमाने के अंदर वो देश, यूरोप के जो देश खड़े हुए थे। यूरोपियन फाउंडेशन का मेन सिस्टम क्या था बेटा, यूरोपियन फाउंडेशन के कंट्रीज अलग अलग थी। आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब जो हिटलर था, जब राजा थे, पहले तो राजा थे, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर आपने सार के बारे में भी पढ़ा है, जो रशिया का किंग था, ठीक है। उसके टाइम में सिस्टम अलग था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आपने जो बारबोन का जो किंग था उसके बारे में भी पढ़ा है। उसके टाइम में सिस्टम अलग था, उसने अलग सिस्टम चला रखे थे। तो जैसे जैसे चेंज आता है वैसे वैसे सिस्टम्स में भी चेंज आता है, वैसे वैसे सिस्टम्स में भी चेंज आता है। और उसी बेस के ऊपर क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। तो हर समय क्या होता है, हर सिस्टम जो भी रूल करेगा या जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने सिस्टम के अंदर चेंज लाएगी। फॉर एक एग्जांपल दे देता हूँ,
इससे पहले अभी बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में सिस्टम दूसरे तरह से चल, एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे सिस्टम से चलता था। नई न्यू गवर्नमेंट आई, इसने अपना सिस्टम अपने तरीके से चलाना शुरू किया। हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करो। सिस्टम आप चेंज कर सकते कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो सिस्टम तो अलग अलग होते हैं अलग अलग टाइम पे, उसका कोई बेस नहीं होता कि किस सिस्टम। क्लियर, समझ में आया? जैसे अपने भी डेली का है, डेली का अपन टाइम चेंज कर लेते हैं कि नहीं आज तो ये करेंगे, कल अपन ने जो किया वो आज अपन नहीं करेंगे, आज तो सिस्टम चेंज हो गया। समझ में आया? क्लियर, एनी क्वेश्चन? देन जिसके आधार पर वो खड़े हुए थे वो क्या था, वो भी उन्होंने खत्म होते हुए देख लिया। क्योंकि अपन देखते हैं कि जब उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया तो उनका सिस्टम कितना मजबूत होगा उस समय। यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया पे भी राज किया, तो दूसरे देशों पे भी राज किया, अफ्रीकन कंट्रीज पे भी राज किया, तो उनका सिस्टम उस समय कितना मजबूत होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने वो जो उनका सिस्टम था उसको भी टूटते हुए देख लिया। जो मजबूत सिस्टम उन्होंने दुनिया के अंदर कायम कर रखा था वो भी टूट गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अब टूटना ही था, इकोनॉमिक लॉस होना उठाना पड़ रहा था। आज आप बहुत अमीर हो, लड़ाई करने चल दिए, लड़ाई के अंदर क्या हुआ मैंने आपको शुरू में बताया, नुकसान हर पक्ष दोनों का ही होगा। जरूरी नहीं कि एक जो पावरफुल है उसका कोई नुकसान ही ना हो, उसका कोई नुकसान ही ना हो, नुकसान तो सबका ही होगा, दोनों तरफ का नुकसान होगा। आज अपन चाहे कि नहीं हम एक ही हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बस एक मिसाइल छोड़ दी, तो अपना तो काफी नुकसान हो गया। अपन ने उसका 4 किया, उसने अपना 1 किया, नुकसान तो हुआ ना, अपनी इकोनॉमी पिछड़ी ना, इकोनॉमी खराब हुई, वही है। तो अब ये देश क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपन ने देखा जबरदस्त लड़ाई हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एटम बम तक गिर गए थे, तो कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ हो। समझ में आ गया ये पैराग्राफ? क्लियर, क्लियर हो गया? ओके विजय लक्ष्मी, और अपना टाइम भी हो गया। सो अपन अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं, और मंडे को अपना 1 आवर की क्लास रहेगी, वी विल कंटिन्यू इन दैट क्लास। ओके।